तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज को हम फिर से बताने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 यानी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट के एमसीक्यू, जहां पे आपको 30 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाएगा ना, अगर आपने इतने 60-70 क्वेश्चन अगर आपने एमसीक्यू किया है तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, नहीं तो आपको 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पहली बात है, टेस्ट देना है और टेस्ट देने के लिए कॉपी पेन रेडी रखना है और रेडी हो जाओ एग्जाम देने के लिए। और 3 हमारा और चैनल भी है, चाहे सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 42। आज हमारा क्वेश्चन 42 कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, है ना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, हमें लास्ट, अगर आपने क्लास किया है, लास्ट वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें रखना, मैंने कहा था कि अगर एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट लेते हैं वायर का जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, कैसा, कहाँ से आया था, आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख लेना, वहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन आपका उसमें एक ऑप्शनल एग्जाम हुआ था सितंबर मंथ पे, जो कि एमसीक्यू हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बता दो, जिन्होंने अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो याद रखना कि अगर आपको पीवाईक्यू का वीडियो लेक्चर देखना है, तो पीवाईक्यू का वीडियो लेक्चर देखना है तो आप मेरा जैक बोर्ड पीवाईक्यू एक प्लेलिस्ट होगा, है ना, उसको आप सर्च कर लो, जैक बोर्ड का हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, वहां से जाकर आप देख लेना, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, पीवाईक्यू का सोल्यूशन किया हुआ है। तो पीवाईक्यू का सोल्यूशन सेम रहता है, हर साल में कोई चेंज आएगा नहीं, तो जो क्वेश्चन आ चुका है उसका सोल्यूशन एक बार हमने बना दिया तो बना दिया ना, तो उसको जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, 1/r²। समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इच। कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले भी क्या कह रखा है आपको कि ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था आप बता दो, तो फॉर्मूला था F = Q × V × B × sin थीटा, ठीक है। कह रहा है कि यहां पर वो कैसे इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर लिखा है ना, परपेंडिकुलर, सेकंड में लिखा है परपेंडिकुलर, मतलब होता है कि थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = QVB, है ना, sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। सिंस है तो कितना हो जाएगा QVB, ये होगा आपका फोर्स का फॉर्मूला। और करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ से, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थीटा 90 डिग्री क्यों था, क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए। आगे समझ जाए, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। और हाँ चलते हैं, चाहिए कमेंट करते हो तो कमेंट करोगे तो हमें लगता है कि आपको समझ आ रहा है, कमेंट नहीं करो तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो, चीज़ों को रिवीजन करो, नहीं समझ आया तो एक बार क्या करो, आपको ही काम करना है कि पहले अपने नोट्स को पढ़ लो, फिर नोट्स को पढ़ने के बाद कमेंट करना ना, देखना कि क्या आपने चीज़ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन 43 के जैसा 44 लिखता है A charge q is moving in uniform magnetic field B such that velocity is parallel to B, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपका पैरेलल हो गया है, ठीक है। पैरेलल हो गया तो क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा फोर्स का। उसने पूछा तो अब फोर्स कितना होगा, तो फोर्स तो भी सेम रहेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा होता है। याद रखना, मैंने कहा था जब भी पैरेलल का मतलब होता है समांतर, अगर पैरेलल हो गया यानी जिधर हमारा चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना, ऐसा, तो थीटा कितना हो जाता है, थीटा की वैल्यू जाती है 0 डिग्री। तो कितना होगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आपका फोर्स भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रहा है तो लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है करो, बस पढ़ना अच्छे तरीके से, है ना। एक ही हमारा एम है कि आपका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं है ना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता आपके लिए भी बस इतना ही, अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना है, ताकि अच्छा आप कुछ करो। बात करते हैं क्वेश्चन 45। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अब जितना फोर्स वाला फॉर्मूला आएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, F = QVB sin थीटा। कहता था एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, और वहां पर एक चार्ज मूव कर रहा हो, तो वहां पर जो टोटल फोर्स लगता है इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, है ना, दोनों की इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आपका Q × E होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q × V × B। अब क्वेश्चन को ध्यान से रख के सॉल्व करना, देखना उसने Q को टर्म को कहीं कहीं कॉमन लेके रखा है ना, तो
तो Q अगर बाहर आ गया, Q को अगर आपने बाहर निकाले तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा E प्लस चार्ज Q बाहर आ गया है तो V क्रॉस B हो जाएगा, बच गया अंदर, है ना। तो V क्रॉस B यही आपका कहलाता है लॉरेंज फोर्स। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, आई होप आपको दिख गया फॉर्मूला कहां पर है, वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। लिखता है प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना। कह रहा है कि हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है ना। कह रहा है सभी के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इन सबकी गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। लिखता है कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ, कहता है कि इनके रेडियस को कंपेयर करो, है ना। व्हेन ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जब एक आप नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आखिर आता है, तो होता है आर का फॉर्मूला होता है क्यू, आर इक्वल टू होता है एम वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा जाए तो यही आर का फॉर्मूला हो जाता है, होता है 2/2, है ना, 2m इंटू ई को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक, कह रहा है कि यहां पर क्या है, कह रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक सबका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन लिखा है उतने कहा है सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सबके लिए के बराबर है, और वहां पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सबके लिए सेम बराबर। अगर ये सभी बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस है आर, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ओवर मास डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है तो बात समझ आ गया यहां से। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बताओ रेशियो किससे निकालना है, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन इंटू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितना कितना मास होता है। तो याद रखना, अगर हमने m माना मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड q को हमने कहा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये पहले हम किसके लिख लिया, पहले हमने लिख दिया ये प्रोटॉन के लिए। ठीक, अब ऐसे ही हमारा किसके लिए आएगा, हमारा न्यूट्रॉन के लिए भी आएगा। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या रखना पड़ता है, तो क्या रखना, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, तो डबल मास होता है प्रोटॉन का, इतना याद रख लो ना। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, डबल द मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे लिख लिया। चार्ज सेम होता है, चार्ज में कोई नहीं, चार्ज जितना प्रोटॉन पे होता है इतना चार्ज न्यूट्रॉन पे होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे जितना ही मास होगा वो प्रोटॉन का डबल हो जाएगा और चार्ज कितना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब लास्ट आता है हमारा अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का, और चार्ज कितना होता है एक अल्फा पार्टिकल पर, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, है ना। अब देखो सब में से क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, देखो तो m m m सब में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, q q q कैंसिल आउट सब में हो जाएगा, तो क्या बच गया, तो बच गया यहाँ पर आपका, ये तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, पहला तो पहला वाला 1 बच जाएगा, दूसरे में सिर्फ √2 बचा है, और ये √2 कितना होगा, तो √4/2, √4 अब कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया है 4 से 2, है ना। √4 2 हो जाएगा, नीचे 2 था तो 2/2 कट गया, कितना बच गया 1। तो ये हो गया आपका रेशियो, है ना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कहां पर करेक्ट आंसर है, याद है आपका ऑप्शन बी। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन नीट वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं, नीट में और जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको कि सभी का मास, सभी का चार्ज पता होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही था। तो 46 नंबर नहीं चांस है, बहुत ज्यादा यहाँ पूछा जाएगा, तो एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आपको याद रखना है, आप चाहे तो एग्जाम में कर सकते हो। आते क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 फिर से कर रहा हूँ, सारा 2022 मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि हमारे पास ऐसे वायर जा रहा है ना, ऐसे हमारे पास बन गया एक वायर, ऐसे बन गया सेमी सर्कल, और इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इसका जो रेडियस कितना है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ लूप, कह रहा है कि इसका जो सेंटर होगा, इस लूप का सेंटर ओ पर कितना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो बात करते हैं, यहाँ पर कितने पार्ट है, एक दो तो स्ट्रेट पार्ट हो गए करंट के, और एक पार्ट कैसा है, एक पार्ट इसका सेमी सर्कुलर पार्ट है। देखो जो दो स्ट्रेट पार्ट है ना, दो स्ट्रेट जो दो सीधी लाइन है, इनका मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट पर जहां निकालना है वो इसी के पाथ में आ गया, है ना। अगर लाइन जुड़ तो यहीं पर पॉइंट ओ आ जाता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके चलते होगा, ड्यू टू सेमी सर्कुलर। ठीक है, कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है μ0 I डिवाइड बाई 2r, इनटू बोलते हैं हम थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, है ना, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब सुनो कि क्या करना है हमें, तो चलो μ0 की वैल्यू आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख लोगे आप। ठीक है,
करंट कितना था, करंट उसने दिया 10 एम्पियर, ये भी लिख लोगे। 2 हो जाएगा, और रेडियस कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में हमने भी कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। अब थीटा कितना हो जाता है, देखो थीटा मतलब होता है कि यहाँ पर ये कितना एंगल बनता है पूरा, यहाँ कितना एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है, एंगल बनता है पाई 180 डिग्री, है ना, इसी को बोलते हैं थीटा। तो पाई थीटा यहाँ पर कितना हो गया, वो गया पाई, तो पाई डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, देखते कौन क्या कर रहा है, कोई काट कुट कर रहा है क्या, तो देखो पाई से पाई मर जाएगा, है ना, नीचे 2 है तो ऊपर 2 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा, फिर से ये 2 से मर जाएगा। ठीक, क्या बच गया देखो, कुल मिला के कितना बचता है देखते थे, यहाँ से 0 से 0 ही मर गया, तो क्या बच गया, ऊपर से हमारा बच गया है पाई बाई 2 इंटू, देखो ऊपर नीचे 10⁻² है, ऊपर 10⁻7 है, तो बन जाएगा 10⁻5। अब देखो आंसर में क्या करना पड़ेगा हमें, तो एक काम करते हैं, इसको हम चाहे ऐसा भी लिख सकते थे 10/2 इंटू पाई, और 10⁻6 कर लेंगे इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा -6। तो 2/10 कितना होता है, ये बन जाता है 5, तो हो जाएगा 5 पाई, है ना, और 10⁻6 को क्या बोलोगे, इसे बोलते हैं माइक्रो, तो क्या बोलोगे, माइक्रो टेस्ला। तो आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 5 पाई माइक्रो टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो मैं किसी एक ऑप्शन को चेंज कर लेता हूँ ना, मैं बी को कर लेता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ अपना मूड, मतलब से इसको मैं बनाता हूँ 15 कर देता हूँ, ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बी और डी ऑप्शन क्या होता है, सेम हो जाता है, इसलिए बात समझ आ गया है। तो आते आए करें क्वेश्चन नंबर 48, तो ये तो क्वेश्चन हमारा 47 था, हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ, 48 को हम यही कर लेते हैं। ठीक है, कहता है द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट, है ना, क्या होता है, मतलब कह रहा है कि अगर 2 वायर है, अगर पैरेलल का मतलब होता है दोनों ही करंट में, दोनों ही वायर में एक ही दिशा में करंट फ्लो करे, ऐसा। ठीक, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक में करंट ऊपर जाए तो दूसरे वायर में करंट नीचे जाए, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों होना चाहिए पैरेलल, मतलब समांतर होना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर एक ही दिशा में करंट फ्लो करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों बीच में फोर्स लगता है अट्रैक्टिव, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन यही अगर दोनों करंट में करंट उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाए तो दोनों के बीच में फोर्स क्या लगता है, रिपल्सिव, मतलब एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। बात समझ आ गया, सेम दिशा में हुआ तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और विपरीत दिशा में करंट फ्लो करेंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या हो गया, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा यहां से आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के सामने आएंगे अगर करंट क्या हो, पैरेलल हो जाए तो, और एंटी पैरेलल करंट रिपेल, अगर करंट का दिशा अगर उल्टी दिशा में बहना शुरू कर जाए दोनों में, तो क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन 49 लिखता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, कमेंट करके बताना, है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो लिखना लेक्चर्स में मैंने बताया था, पार्ट 1 मैंने बताया था ऑलरेडी, तो ये आपको ढूंढ के बताना है, सर्च करो, कॉपी देखो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कमेंट में 49 का करेक्ट ऑप्शन लिख के बताना है मुझे। आते क्वेश्चन नंबर 50 लिखता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है टेस्ला, बी कहता है गॉस, सी कहता है एम्पियर, और डी कहता है वेबर। तो ये भी क्या करना है आपको कमेंट में बताएं, जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको बताऊंगा कमेंट करने, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूं। 51 52 अभी पहले बताया था, टू पैरेलल करंट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, और 52 में कहता है कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बताया था कि अगर करंट एक ही दिशा में फ्लो करते हैं तो क्या होता है बता दो, और करंट अगर विपरीत दिशा में फ्लो करना स्टार्ट कर जाए तो बता दो क्या होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाएगा तो आप यहाँ पर कमेंट कर पाओगे अपने सही आंसर को। बात समझ आ गया, बाकी मैं इसका कमेंट कर दूंगा, सबका मैं आंसर लिख दूंगा फाइनल, कहां पर, पिंड कमेंट में, यानी जो मैं पहला कमेंट होगा उसको चेक कर लेना, वहां पर मैं इसका आंसर लिख दूंगा, बाकी फिर आपने अपना आंसर चेक कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन 53 लिखता है ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 53 की बात कर रहे हैं हम, कहता है कि अगर यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बन रहा है, पहले से है, कह रहे हैं यहां पर हमने करंट कैरिंग लूप रख दिया, मतलब एक लूप क्या है ऐसा, लूप मतलब होता है कि एक लूप ऐसा है जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें आपको करंट फ्लो कर रहा हो ऐसे आई। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पर टॉर्क लगेगा, है ना, तो मतलब इस पर
आघूर्ण लगेगा। कह रहा है इस आघूर्ण की वैल्यू क्या होती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। तो टॉ का फॉर्मूला तक होता है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझ आ गया। ठीक है, जहां पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इसमें कितने टर्न्स बने, मतलब ऐसे कितने घेरे बने हुए हैं, 1 2 3 4, ऐसे कितने n। I मतलब इसमें जो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। A मतलब हो जाएगा इसका एरिया, एरिया का मतलब होता है कि अगर ये लूप बनेगा तो कुछ एरिया होगा, है ना, इसी को बोलते हैं ए मतलब होता है हमारा एरिया, कितना एरिया है इसका। ठीक है, और बी होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। करेगा किस पर निर्भर नहीं करता है, क्या एरिया लूप पर निर्भर नहीं करता है, करता तो है, ए तो दिख रहा है यहाँ पर है, मतलब करता तो है। बी कहता है वैल्यू ऑफ करंट पे निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है क्योंकि करंट भी आता है, इस पर भी निर्भर करता है। सी कहता है मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर नहीं करता है, क्या नहीं, इस पर भी करता है, इस पर भी, सब पे करता है, यानी एरिया पे भी करता है, करंट पे भी करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी करता है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था वो ध्यान से पढ़ना, उसने बोलता डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो सब पे निर्भर कर रहा है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात समझ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आते क्वेश्चन 54 की तरफ, लिखता है इफ द करंट थ्रू द लूप ऑफ ए वायर ट्रिपल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम। कह रहा है क्वेश्चन 54 में, देखो पहली बात होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, अगर एक ही टर्न है तो करंट इनटू एरिया। ठीक, कह रहा है कि अगर हम करंट को 3 गुना कर दें, करंट को 3 गुना कर दें तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो करंट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, करंट 3 गुना हो गया। एरिया कितना था, एरिया उतना ही है। तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम डैश, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू आई ए, 3 इंटू आई ए, और आई ए कितना है ऊपर देखो इक्वेशन में 1 थे, इसी को तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट बोला था 1। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। तो आते क्वेश्चन 55 लिखता है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एम्पियर सर्किटल लॉ। कमेंट करके बताना है आंसर इसका क्या होगा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले मैंने बता चुका हूं। तो 55 का आपको बताना है करेक्ट आंसर करके, इसका कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बात करते हैं क्वेश्चन पर हम 56 की तरफ, लिखता है ना, लिख रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, एक चार्ज पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, कह रहा है कि अगर हम क्या करें, कह रहा है कि अगर उसके वेलोसिटी को 2 गुना कर देना और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, और मैग्नेटिक फील्ड कितना कर दो, आधा कर दो, तो बताओ अब रेडियस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहता है कि आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक, बात समझ आ गया। अब कह रहा है बताओ नया रेडियस कितना होगा, तो r डैश निकाला नया। तो कह रहा है कि वेलोसिटी को डबल कर दो, यानी जो v था वो 2v बन जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको क्या कर दो, उसको आधा कर दो, यानी q उसको b/2 कर दो। ठीक है, तो 2 पर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर 2 ऑलरेडी है, नीचे का 2 एक और है, तो 2 को हो जाएगा मल्टीप्लाई का 4, तो 4 बन जाएगा 4 इंटू mv/qb। ठीक, अब ध्यान देखो मैंने क्या लिखा था, यानी 4 इंटू mv/qb है क्या, इसी को तो हमने r बोला था पहले, 4r, मतलब कि जो नया रेडियस r डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, वो 4 गुना हो जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 56। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 57 की तरफ, लिखता है इफ द डिस्टेंस, कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर्स, है ना, तो देखो दो वायर के बीच में अगर पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इनका जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर D है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, है ना, या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या बनता होता है, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2, है ना, डिवाइड बाई होता है 2πd, जहां पे D होता है इनके बीच का दूरी, डिस्टेंस D, है ना, D क्या उनके बीच की दूरी होती है। तो इसका मान हमने बोल दिया स्मॉल f। कह रहा है बताओ नया फोर्स कितना होगा अगर इनके बीच की दूरी को आप 2 गुना कर दो। तो देखो जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, डिस्टेंस के है।
यानी अगर डिस्टेंस अगर आपका 2 गुना होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा, इन्वर्सली करा ना, तो करा कि अगर डिस्टेंस को 2 गुना कर दोगे, डिस्टेंस अगर 2 गुना हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ ना। उल्टा कर दो तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, 1/2 मतलब हाफ। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स को कम होना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, फोर्स बिकम्स हाफ, हाफ हो जाएगा, फोर्स आधा हो जाता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स, है ना, अगर डिस्टेंस को अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। ऐसे क्वेश्चन तो है, आता नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ा सा। कह रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स पावर लाइंस कैरिज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। देखो हम ऐसा बनाते हैं, ये हमारा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, कह रहा है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, किस दिशा में फ्लो कर रहा है देख लेते हैं। तो कहता है करंट फ्लो कैरिज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करंट हमारा आगे जा रहा है। ठीक, करंट आगे जा रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर एबव। कह रहा है इससे अगर हम 1 मीटर ऊपर जाएं, है ना, अगर डिस्टेंस अगर 1 मीटर ऊपर जाते हैं तो बताओ इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ना। क्या पूछा इस पर डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल होगा कब समझाने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे कि ये क्वेश्चन गिवन भी है, तो इसके लिए आपको राइट हैंड रूल पता होना चाहिए, है ना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। अगर वो पता है तो आप इससे कर सकते हो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे पे इसका ध्यान रखना। इधर होता है जब आपको, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसकी दिशा में, जिधर करंट फ्लो कर उसकी दिशा में अगर अपने हाथ को रखो, राइट हैंड रूल को, राइट मतलब दाहिने हाथ को, और थंब मतलब अंगूठे को इधर को, अंगूठे को रखना जिधर करंट जा रहा है, यानी ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट दिशा में, मतलब कि पूरी दिशा की ओर अपना थंब को रखो राइट हैंड का, और हाथ को घुमाना है, जब जितने फिंगर बन के उसको गोल घुमाओ, उसको टर्न करो, तो आपका जो ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो कहाँ आएगा बताऊं, वो आपका आता है नॉर्थ से साउथ की ओर आ जाता है। ऐसे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कहां से होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। जैक बोर्ड नहीं पूछेगा तो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं करने की, लेकिन याद रखना कि नॉर्थ से साउथ आएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जैक बोर्ड कभी पूछा नहीं है, ना पूछने का चांसेस है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लिखता है चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है हमारा ऐसे, यानी इस पेज के अंदर, यानी आपके मोबाइल के अंदर की ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और एक चार्ज पार्टिकल इस दिशा में घूमता है, तो क्या होगा कि जैसे घुसेगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होता है, ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल से गोल घूम जाएगा, सर्कल बना देगा ऐसे। ठीक है, तो कह रहा कि बताओ, कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इसकी स्पीड क्या आती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब ये चेंज नहीं करता है। तो जो चीज कांस्टेंट है, जो नियत है, वो कभी बदलता नहीं है। तो क्या नहीं बदलता, हमेशा रखना, इसकी स्पीड नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है। मोमेंटम बदल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलेगा क्यों, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी स्पीड सेम रहती है ना। जैसे अगर आपका पंखा, अगर आपने पंखे को देखोगे तो पंखा का जो आप मान लो अगर आपका फैन 2 नंबर पे घूम रहा है, तो देखोगे पंखा की स्पीड फिक्स है, वो फिक्स स्पीड से चलता रहता है, लेकिन पंखे का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एक सर्कल पाथ में घूमता है, इसलिए। ठीक है, जैसे ही आप पंखे की स्पीड को बढ़ाओगे 2 से 3 करोगे, तो देखोगे अब इसकी स्पीड बढ़ती है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा ही रहा है, क्योंकि पार्ट कैसा घूम रहा है, सर्कल पाथ में। साथ ही साथ क्या होगा कि देखोगे तो यहां पर इसका स्पीड बढ़ रही है, तो वहां बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। लेकिन अगर पंखा 2 पे चलाए हो तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लिखता है द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो सुनो, क्वेश्चन कहता है कि एक फोर्स कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कह रहा है उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इस फॉर्मूले को याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, को बोलते हैं आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। मतलब होता है कि मान लो अगर एक ऐसे अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे है,
और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है एक वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसमें आई करंट जा रहा है और मान लो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ जो लेंथ एल है। तो देखो यहां पर एंगल कितना है इसके बीच में ना, एंगल बना थीटा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आई एल क्रॉस बी, ये होता है वेक्टर फॉर्म में। यह हमसे सिंपल पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो एफ इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। कितना होगा, एल बी साइन थीटा। और मैंने एक बात कहा था, याद रखना हमेशा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है, ठीक है। और फोर्स कब होता है, फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना, व्हेन एफ मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि जब थीटा 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। और मैंने कहा था कि साइन 90 की वैल्यू साइन 90 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये 1 कब आता है, जब थीटा होता है 90। और इसी समय आपका फोर्स भी कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो कब होगा रखना, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ गया क्वेश्चन नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कह रहा है बताओ, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरिंग करंट आई एम्पियर। कह रहा है कि दो वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट ऊपर जा रहा है दोनों में, ठीक है। और कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, करंट भी कहां फ्लो कर रहा है, कर रहा है करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में क्या होता है, अभी बताया था, जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है यानी करंट फ्लो करता है तो फोर्स कैसा होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। और उस फोर्स की वैल्यू आपको पहले कुछ देर पहले बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू बताई थी, कितना होता है, एफ की वैल्यू होती है, यानी इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मी नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू होती है, आई आई है दोनों करंट, ठीक। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 पाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी। और फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा आपका एट्रैक्टिव, यानी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। तो करेक्ट आंसर कहां दिख रहा है किसी को, तो अट्रैक्ट करेंगे और 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी, मतलब ऑप्शन 1 अट्रैक्ट करेंगे इच अदर एंड विद ए फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 62 की तरफ। लिखता है द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है जैक बोर्ड में, PYQ क्वेश्चन भी रहा है, 2024 में शायद ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इस साल तो नहीं आने का चांस है, लेकिन आ सकता है कभी भी। तो कह रहा है एक अगर आपके पास एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या होता है, जो सिंपल आप मैग्नेट देखते हो रियल लाइफ में, उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। तो कह रहा है इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, कहां से कहां होती है रखना, तो अंदर में होती है साउथ से नॉर्थ, है ना। अंदर पूछा गया रखना, इनसाइड, वहां लिखा भी एक वर्ड, ध्यान से पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड होता है हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। और बाहर कहां होता है, बाहर होता है साउथ से नॉर्थ। अंदर में होता है साउथ टू नॉर्थ और बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ। तो हमसे कहां पूछा गया, हमसे पूछा गया इनसाइड, अंदर में। तो अंदर कहां होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी आर। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना, ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, है ना। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है ना, साउथ से नॉर्थ चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 रखता है, लिखता है कि टू इफ ए लॉन्ग straight wire carries a current of 40 ampere, then the magnitude of magnetic field be at a point 15 centimeter away from it। कह रहा है कि यहां से r डिस्टेंस पर अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इनफाइनाइट वायर का, वो था म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷ होता है म्यू नॉट की वैल्यू। करंट कितना दिया उसने, कहा 40 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इंटू 2 इंटू पाई, है ना। और डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² लिखना पड़ेगा ऐसे। देखो पाई से पाई मर गया इधर से, ठीक है। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, और कुछ देता है देखो 5 से जाएगा कितना, 5 से जाएगा आपका इधर 5 से जाएगा ये 3 टाइम्स में 15, और 5 से जाएगा ये 40, कितने बार में, 8 बार में। तो हो जाएगा 16/3, 8/16/3 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -5। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर -7 है, नीचे -2 है, -2 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा +2, तो -7 +2 हो जाएगा -5। और 16/3 कितना होता है, 5.34 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 5.34 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला।
ये होगा आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64। देखो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कोई गेस फिर कुछ नहीं काम आता है रखना। सब कुछ आपने पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, मतलब आप सब कुछ पढ़ लिया, आपका सीयूटी लेवल तक का तैयारी हो गया अच्छे तरीके से, और कुछ लेवल तक आपने नीट का भी कुछ कुछ चीजें पढ़ लिया है, इतना याद रख लेना, ठीक है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। तो हमसे पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइड बाई 2 पाई डी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को पुट करना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्या दोनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है? दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है, तो ये पी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2 पाई, और डी भी कितना है? ये भी आपका 1 मीटर है, तो पाई से पाई मर जाएगा, 2 से 4 मरेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ना, क्योंकि ये फोर्स पर मिनट लेंथ है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया? तो आते अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखता है 65 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है ना? तो याद रखना ऑरिस्टेड नहीं है। ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जब भी कोई वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बस इतना ही बताया था, बाकी और कुछ नहीं बताया था उसने, ठीक है। क्वेश्चन 66 है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन भी आता है। वन गॉस किसके इक्वल होता है ना? तो गॉस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। गॉस क्या है? गॉस भी एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो ये वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है ना। आपने कभी याद नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने, है ना, 90% बच्चों ने नहीं पढ़ा इसका। तो याद रखना कि जो 1 टेस्ला होता है ना, या 1 गॉस, हमने पूछा 1 गॉस, तो जो 1 गॉस होता है, 1 गॉस की वैल्यू होती है वो 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है, 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। या ऐसा बोल लो कि अगर 1 टेस्ला इक्वल टू का होगा, तो 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 4 गॉस, ठीक है। तो हमसे पूछा है 1 गॉस, है ना, 1 गॉस किसके इक्वल होगा? तो ये है पूछा है, तो 10 का पावर 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 67 आता है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? उस फोर्स को लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा तो उसको भी ऐड करना पड़ जाएगा। सिंस यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं कहा है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सिर्फ इसमें कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसी को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। बात समझ आ गया? आते क्वेश्चन में 68 लगता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना। जिसको मैं बोलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सबको आप लिख लेना, चाहे तो पढ़ लेना चाहिए तरीके से, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड क्या होता है? तो देखो इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इस टाइप का एक आप रिंग ले लो, है ना, स्प्रिंग ले लो, इसमें करंट फ्लो कराओ, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका सोलेनॉइड बन जाएगा। तो क्या होगा इससे? तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना, इसके अंदर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? तो देखोगे यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट है। या इसको मैं ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं म्यू नॉट इंटू, है ना, चलते इसको लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट इंटू एन डिवाइड बाई एल इंटू आई, जहां पर एल क्या होगा? एल इसका लेंथ हो जाएगा पूरा, ठीक, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इसमें घेरों की संख्या हो जाएगी। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी स्मॉल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। तो ये किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म बोला, इस पर कहीं आर का टर्म नहीं आया है इसलिए, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, इसलिए हम इसको यूज करते हैं सोलेनॉइड का। क्वेश्चन में 67 तो नहीं आएगा, मत करो, है ना, बट ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो जेई लेवल का क्वेश्चन है। जेई नॉट का बोल तो ये नीट लेवल का तो क्वेश्चन है ही है ना। नीट वाले बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे, इसको मैं जेई मेंस तक का क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि जेई मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है। देखो याद रखना कि जैक बोर्ड का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो सिर्फ कॉपी करता है ना, उसे नहीं पता होता है कि क्वेश्चन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना, वो बस कॉपी कर लेता है, कहीं से भी कुछ भी कर देगा कॉपी। तो जाएगा कोई आता पता होता नहीं है, लेकिन जब पढ़ाऊंगा वो अच्छी तरह रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख दिया नहीं आएगा। देखो रीजन क्या इसका बताता हूँ, सुन लो थोड़ा रीजन, क्योंकि बस 2 क्वेश्चन और बचा हमारे पास, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर।
लिखता है इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड हुए वोल्टेज सप्लाई। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर को आप वोल्टेज से सप्लाई से करंट क्या कहते हैं कनेक्ट करते हो। मतलब हीटर हो गया, हीटर को आपने जैसे आपने वोल्टेज दे दिया और करंट स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेगा तो क्या करेगा उसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या हो गया अपना, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया क्या होगा, हीटर होगा, हीट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पड़ा है तो हीट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन याद रखना जब जैसे जैसे उसका स्टार्टिंग जैसे आपने हीटर को स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो देखना कि धीरे धीरे उसकी हीट बढ़ती, मतलब वो का टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट धीरे धीरे कम हो रहा होगा। यानी करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और करंट टाइम के साथ चेंज करेगा तो क्या होगा, है ना, करंट धीरे धीरे घटेगा। तो जब करंट घटेगा तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब करंट चेंज होता है ना, किसी भी सोलेनोइड में अगर करंट चेंज करोगे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। क्योंकि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो क्या होगा, उसमें एक और करंट फ्लो आ जाता है, इसको बोलते हैं लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं। और उस करंट का काम क्या होगा, उस करंट का काम होगा कि जो करंट कम हो रहा था उसको बढ़ाओ। क्या होता है उसका काम, उसका काम होता है जो करंट कम हो रहा है उसको बढ़ाओ। तो करंट क्या होगा, करंट उसमें फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में जैसे आपने स्विच ऑन किया तो मेन करंट तो कम होगा ड्यू टू हीट के कारण, लेकिन एक इंड्यूस करंट के कारण क्या होगा, उसकी करंट की वैल्यू फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और एक समय के बाद तो हीटर पूरा लाल हो गया है ना, अब हीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है, हीटर का फिक्स हो गया। अब हीटर जो ज्यादा हीट नहीं करेगा, है ना, हीटर का लाल जो आया था पूरा रेड हो गया है। तो अब क्या हो गया, अब करंट हो जाएगा कांस्टेंट। अब जैसे करंट कांस्टेंट होगा तो जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा था वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि अब करंट कम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले करंट थोड़ा सा बढ़ता है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, उसने पूछा कि इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट थोड़ा ज्यादा रहता है, क्यों, ड्यू टू इंड्यूस करंट, ड्यू टू इंड्यूस करंट लिख देता हूं ना। हायर क्यों होता है, रीजन है ड्यू टू इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के कारण, है ना, इसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। देन द लिखा है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट का मतलब होता है करंट कांस्टेंट हो गया। एक बार करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इंड्यूस करंट भी कितनी हो जाएगी, जीरो, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन में बी द करेक्ट आंसर नहीं आएगा, मत पढ़ना। जो जेई वाले या नीट वाले बच्चे वो पढ़ सकते हैं, स्पेशली होता है जेई बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आता है क्वेश्चन नंबर 70, लिखता है करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज शोन इन द फिगर इन विच केस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो। कह रहा है किस केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, किस केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। देखो लॉजिक तो एग्जाम में नहीं आता है, ब्लैक बोर्ड नहीं पूछेगा, लिख लेना, नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आता है ना। फिर से क्वेश्चन नीट या जेई वालों का क्वेश्चन है, जेई वालों का क्वेश्चन है, पढ़ लेना जेई वाले। देखो सिंपल क्या कहता है ना कि हमें इसको यहां से यहां तक ज्वाइंट करो, जहां पर ये ज्वाइंट हो गया वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, यानी यहां पर जीरो पूछा नहीं, कहां जीरो नहीं है, तो यहां जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकता कभी। अब सी और डी में देखते हैं। अब डी का देखो क्या होता है, डी में जितना करंट मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला ही बनाता है, जितना मैग्नेटिक ऊपर वाला बनाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला बनाएगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहां पे कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। बस सी एक ऐसा केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्यों, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बना देगा, ठीक, और ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो रखना कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा, वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन नहीं आएगा इसका, अगर आप पूछोगे कि सर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो इसको एक्सप्लेन करने मुझे कम से कम 10 मिनट टाइम लग जाएगा हर एक ऑप्शन को, है ना, अच्छे तरीके से बाय फॉर्मूला आपको अगर मैं प्रूफ कराना चाहूं तो। लेकिन नहीं आएगा, जैकबोर्ड पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं आता एग्जाम में। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, ये नीट वाले बच्चे पढ़ लेना, नीट वाले में ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट का पीवाई की क्वेश्चन है, जैकबोर्ड छाप दिया बस वहां से आंख बंद करके। कहता है कि अगर हमारे पास एक वायर है ऐसा, है ना, एक वायर हमारे पास कुछ ऐसा जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, जा रहा बाहर, तो कह रहा है इसके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैसे होता है, यानी अगर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो याद रखना कि जब तक वायर के आप अंदर रहोगे, जब तक आप वायर के अंदर रहोगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये आपका डायग्राम किसका, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, आर का। ठीक है, तो अंदर में कैसा होगा, अंदर में करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है लीनियरली ऐसे, और बाहर कैसा होता है, ऐसे डिक्रीज करता है।
ठीक है। फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला आपको चाहे थिंक जो नहीं कराना मुझे, लेकिन लिख लो। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है मी नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई होता है आपका 2 पाई r² जैसे आर इज द रेडियस बोलते हैं ना, आर को रेडियस बोलते हैं, ये होता है। और बाहर वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ऐसा। ठीक है, तो 2 पाई r होता है, 2 पाई r, हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है ना, इतना एग्जाम में आता नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ये रखना कि करेक्ट ग्राफ कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ग्राफ, ये करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आता है आज का लास्ट 22, लिखता है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज फायर्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बता देना कमेंट में कि कितना एंगल होना चाहिए कि कोई फोर्स ना लगे, है ना। तो मैं लिखता बस लिख देता फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा फोर्स 0 होने का मतलब है कि थीटा कितना हो जाए, है ना। फोर्स नहीं, फोर्स का मतलब 4 मतलब कि थीटा 0 हो जाए। थीटा 0 कब होगा, किस एंगल पर, तो जो बता देता हूं पाई पर, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है इसलिए, है ना। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, अगर साइन पाई 0 हो जाएगा तो फोर्स भी हो जाएगा 0। तो 4 कब होगा, जब एंगल कितना हो, पाई हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंप्लीट हो जाता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी चैप्टर 4 का कंप्लीट। 2 पार्ट में हमने किया था क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसलिए। तो आपको क्या करना है, डेली आपको एमसीक्यू पढ़ते चले जाना है और साथ में आपको रिवीजन भी करते चले जाना है कि आपको रिवीजन कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप पिछले चीज़ें भूलते चले जाओगे। तो बस आज से इतना ही रखते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ना। वहाँ पर आपको, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम टाइम व्हाट्सअप पे रहते हो, तो व्हाट्सअप पे भी आपको बहुत लिंक हम भेजते रहेंगे वीडियो वगैरह के। ठीक है, तो आज कितना रखते हैं, फिर हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।